अगली सुबह सबकी नींद रिया के चिल्लाने से खुली। रिया परेशानी से हाल में इधर से उधर टहल रही थी। उसकी आवाज सुन सब नीचे आ गए, यहाँ तक कि ऋषभ भी। रोहित ने रिया पर गुस्सा करते हुए पूछा, अरे क्या है, क्यों चिल्ला रही है इतनी सुबह सुबह? खामखा सबकी नींद खराब कर दी। चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? छोटी सी भाभी कही। चली गई, रिया ने कहा तो सबने एक साथ हैरानी से पूछा, क्या? हाँ, छोटी सी भाभी कहीं नहीं मिल रही। मैंने पूरा घर देख लिया, रिया ने कहा तो ऋषिधर जी चिंता करते हुए बोले, अगर घर में नहीं है तो कहाँ गई? बाहर गार्डन में चेक किया, गार्ड से पूछा। हाँ दादाजी, मैंने गार्डन में भी चेक किया, गार्ड से पूछा। उन्होंने कहा कि उन्होंने छोटी सी भाभी को मेंशन के बाहर जाते हुए नहीं देखा। रिया की बात सुन सब परेशान हो गए। रोहित अपना फोन निकालते हुए बोला, रुको मैं पता करता हूँ वह कहाँ गई। ऋषभ वहां से जाने लगा तो ऋषिधर जी ने उसे रोकते हुए कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? ऋषभ, तुम्हें चिंता नहीं हो रही वो कहाँ गई होगी? वो कहाँ गई है और क्यों गई है, उससे मुझे मतलब नहीं और ना ही मुझे परवाह है। इतना बोल वो वहां से चला गया। उसने कमरे में आकर अपना फोन निकाला और सीसीटीवी कैमरा की फुटेज ऑन कर दी। उसने मोबाइल को देखते हुए अपने मन में कहा, कहाँ चली गई तू? कपकैक उसने रात की फुटेज देखी। अनोखी अपने कमरे से बाहर निकल शोभा के कमरे में चली गई। यह देख पहले तो वो खुश हुआ, लेकिन फिर उसकी आंखें छोटी हो गई। ये इतनी रात को मोम के कमरे में क्यों गई थी? और रात भर वही थी। ऐसा क्या काम आ गया उसे मोम का जो वो सुबह तक का भी इंतजार नहीं कर सकी? कहीं मैंने जो कल रात को किया था वो बताने तो नहीं गई थी मोम को? ये कहते हुए उसकी आंखें गहरी हो गई। उसने अपने होठों पर एक डेविल स्माइल लाकर कहा, कपकेक, अगर तुमने सच में मोम को कुछ भी कहा होगा तो तुम्हारी खैर नहीं। अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाना। इतना बोल वो उठा और फ्रेश होने चला गया, क्योंकि उसे पता था उसकी बीवी शोभा के कमरे में है तो उसे चिंता करने की क्या जरूरत है। वहीं नीचे हॉल में अभी सब परेशान थे। तभी शोभा मेंशन के अंदर आई। उसने जब सबको परेशान देखा तो उसने पूछा, क्या हुआ? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? बड़ी माँ छोटी सी भाभी नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। रोहित ने जल्दी जल्दी से शोभा से कहा। कहाँ चली गई का क्या मतलब? कमरे में नहीं है, शोभा न चौंक कर कहा। मॉम, मैंने देखा वो अपने कमरे में नहीं है। रिया बोली तो शोभा ने मुस्कुराकर कहा, अरे बाबा, उसके कमरे में नहीं, मेरे मेरे कमरे में है वो। जाओ वहां देखो। रिया ने पूछा, आपके कमरे में? हाँ, मेरे कमरे में। कल रात वह मेरे कमरे में मेरे साथ ही सो गई थी। शोभा बोली। क्यों दीदी, उसके कमरे में क्या चूहों का हमला हो गया था या ऐसी क्या दिक्कत आ गई थी जो वह आपके कमरे में सोई थी? सुरेखा ने कहा तो शोभा अपने साथ लाए पूजा के सामानों को टेबल पर रखते हुए बोली, अरे वह कल बहुत बिजली कड़क रही थी ना, और उसे बिजली से डर लगता है, इसलिए डर कर मेरे पास आ गई थी और मैंने उसे अपने साथ ही सुला लिया। चलो, यह अच्छा किया तुमने बहू, ऋषिधर जी ने शोभा से कहा। तभी रोहित ने कहा, अरे यार, ये छोटी सी भाभी लगता है सच में छोटी सी बच्ची ही है।
बिजली से कौन डरता है भला? रोहित की बात खत्म होते ही शिवाय चिल्लाया, छिपकलियां छिपकली। भाई, माँ, बड़ी माँ, दादाजी, कोई तो बचाओ मुझे इस छिपकली से। चिल्लाते हुए रोहित कूद कर अपने बगल में खड़े प्रवीण की गोद में चला गया। रोहित की इस हरकत पर पहले तो सब चौंक गए और फिर जोर जोर से हंसने लगे और प्रवीण घूर कर रोहित को देखने लगा। उन दोनों को देख ऐसा लग रहा था जैसे एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के जिद करने पर उसे अपनी गोद में उठाया है। शिवाय हंसते हुए बोला, अब समझ आया तुझे? जैसे तू तेरी लैला से डरता है वैसे ही वो बिजली से डरती है। शिवाय को हंसता देख रोहित को अब जाकर उसका मजाक समझ आया। उसने पहले तो प्रवीण के गाल पर एक किस करके बोला, थैंक यू सो मच मेरे भाई। अगर तुमने जिम में मेहनत कर अपनी ये बॉडी नहीं बनाई होती तो मेरा क्या होता? मैं किसकी गोद में जाता? फिर वो गुस्से से शिवाय को देख चिल्लाकर बोला, शिवाय के बच्चे, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू तो गया आज। इतना बोल वो उसके पीछे भगा। शिवाय ने भी भागते हुए कहा, अरे शिवाय के बच्चे होंगे वो भी बहुत सारे, और वो भी तेरे बच्चों से पहले वो इस धरती पर जन्म लेंगे। हार्दिक भी मुस्कुराते हुए प्रवीण के पास आया। उसे ऐसे अजीब तरह से मुस्कुराता देख प्रवीण ने उसे घूरते हुए पूछा, क्या? किस बात मुस्कुरा रहा है? यह सोचकर मुस्कुरा रहा हूं कि जब ये फोटो मेरी भाभी देखेगी तो कैसे रिएक्ट करेंगे। इतना बोल उसने अपना फोन प्रवीण के सामने कर दिया। उसके फोन में अभी थोड़ी देर पहले रोहित ने उसके गाल पर किस की थी, उसकी तस्वीर थी जो हार्दिक ने चुपके से खींच ली। प्रवीण ने हार्दिक के हाथ से फोन लेना चाहा तो हार्दिक ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींच लिया और शरारती अंदाज में उसे देख वहां से बाहर की ओर भाग गया। प्रवीण उसके पीछे जाते हुए चिल्लाकर बोला, कमीने वो फोटो अभी डिलीट कर वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। उन दोनों को देख ऋषिधर जी मुस्कुराते हुए बोले, अब घर घर लग रहा है इन बच्चों की मस्ती है। फिर वो शोभा से बोले, अरे बहू जाओ जाकर अनोखी से कहो कि तैयार हो जाए। कुछ देर में पंडित जी भी आते होंगे। जी पापा। इतना बोल शोभा अपने साथ लाए में से एक पैकेट अपने साथ ले जाने लगी तो सुरेखा ने उससे पूछा, अरे दीदी ये क्या है? ये अनोखी के लिए कपड़े हैं। अब वो तो शॉपिंग करने जाती नहीं, इसलिए सोचा मैं ही चली जाती हूँ, शोभा ने कहा और चली गई। उसे जाते देख सुरेखा बुदबुदाते हुए बोली, हीरे की कसम दीदी, धन्य सास हो आप तो। हाँ तो तुम भी भाभी से कुछ सीख लो और धन्य हो जाओ। पीछे से अजय ने उसकी बात सुन कहा तो सुरेखा उसे घूरते हुए बोली, मेरी बातें सुनने और मुझे ताने देने के अलावा और कुछ नहीं सोचते ना आप? अरे ऐसे कैसे नहीं सोचता, जरूर सोचता हूँ। देखो ना मैं अभी अभी यही सोच रहा था कि जो साड़ी मैं कल तुम्हारे लिए लाया था उसमें तुम कितनी खूबसूरत लगोगी। अजय ने सुरेखा के कंधे पर हाथ रख फ्लर्ट करने के अंदाज में कहा तो सुरेखा शर्मा गई और उसे खुद से दूर कर बोली, शर्म करो कुछ, उम्र देखो अपनी। बेटे की शादी की उम्र हो गई है और इन्हें फ्लर्ट करना सूझ रहा है, वो भी सबके सामने। कहते हुए वो वहां से चली गई और अजय उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। इस के जाने के बाद अजय ने गंभीर होते हुए ऋषिधर जी से पूछा, क्या भैया आ जाएंगे पापा? ऋषिधर जी हॉल की दीवार पर लगी अपनी पत्नी की तस्वीर को देखते हुए बोले,
इन सालों में ऐसा एक भी साल नहीं हुआ जब वो अपनी माँ के जन्मदिन पर नहीं आया। मुझे यकीन है वो आज भी जरूर आएगा। कोलकाता। आलोक अपने रूम में आईने के सामने खड़ा रेडी हो रहा था। उसके पीछे बेड पर बैठी औरत, जिसकी उम्र लगभग 40 साल की थी, उसे कब से घूरे जा रही थी। इस औरत ने हरे रंग की साड़ी पहनी थी, हाथों में लाल रंग की चूड़ी, माथे पर लाल रंग की बड़ी से बिंदी और चेहरे पर भर भर के मेकअप किया था। आलोय ने एक नज़र उसे आईने में देखा और फिर अपने शर्ट के बाजुओं के बटन लगाते हुए बोला, अब तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो कालिंदी? मेरी खुशियों को तो नजर लगा ही चुकी हो, अब क्या मेरी जिंदगी पर भी नजर लगाने का इरादा है तुम्हारा? देखो कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारी काली नजर से मेरा प्लेन क्रैश हो जाए और मैं वहीं मर जाऊं। उरी बाबा, मैंने कब तुम्हारी खुशियों को नजर लगाया आलोक बाबू? तुम तो ऐसा बोल रहा है जैसे मैंने तुमको कहा कि अपनी पत्नी उस शोभा को छोड़ के मेरे पास आओ। तुम तो खुद ही मेरे पास आया था। अब इसमें मेरा की दोष? कालिंदी उठकर उसके पास आकर बोली और उसके शर्ट के बटन ठीक करने लगी। शोभा का नाम सुन आलोक को गुस्सा आ गया। उसने उसका हाथ अपनी शर्ट से झटका और उसे घूरते हुए अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोला, अपनी इस गंदी जुबान से मेरी शोभा का नाम भी मत लेना, वरना जुबान काटकर जमीन में गाड़ दूंगा। फिर सिर्फ मन में बोलने लायक रह जाओगी, कुछ कहने लायक नहीं। बोल। उसने अपना कोट उठाया और जाने लगा। तभी कालिंदी उसका रास्ता रोक गुस्से से बोली, ऐसा क्या है उस शोभा में जो 20 साल साथ होने के बाद भी तुम मेरे नहीं हुए और उससे दूर रहने के बावजूद भी आज भी उसी के हो? मेरी शोभा गंगा की तरह निश्चल और निस्वार्थ है और तुम कल भी कोठे की शान थी और आज भी तुम में वही रौनक है, और मैं 20 साल क्या, इस जिंदगी क्या, आने वाली सातों जिंदगी सिर्फ मेरी शोभा का ही रहूंगा। बोल। उसके कालिंदी को एक साइड धक्का दिया और वहां से चला गया। वहीं कालिंदी बस उसे गुस्से से जाते हुए देखती रही। उसने दांत पिसते हुए अपने आप से कहा, बहुत प्यार है ना तुम्हें अपनी बीवी शोभा से, तो आज मैं उसका किस्सा ही खत्म करवा देती हूँ। तब ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। उसके मरने बाद में देखती हूँ तुम कैसे उसका गुणगान करते हो। उसने किसी को फोन लगाया और कुछ बात कर फोन कट कर दिया और उसके होठों पर एक शैतानी भाव आ गए। आलोक घर से निकल सीधे अपने प्राइवेट प्लेन में बैठ गया और उसकी प्लेन मुंबई के लिए रवाना हो गई। वो आंखें बंद किए अपना सर सीट से टिकाए बैठा था। उसकी जहन में उसकी और शोभा की याद घूम रही थी। 24 साल की शोभा एक पिंक रंग की साड़ी पहने आईने के सामने तैयार हो रही थी। तभी उसके बालों से पानी का छिंटा आलोक के चेहरे पर पड़ा, जो बेड पर सोया था, और उसकी नींद खुल गई। उसने आंखें खोलकर शोभा को देखा। शोभा अपने मांग में सिंदूर लगाने वाली थी। आलोक उठते हुए बोला, एक मिनट शोभा, ये तुम क्या कर रही हो? उसके अचानक से रोकने पर शोभा चौंक गई। आलोक उसके पास आया और उसे घूरते हुए बोला, ये करती हो ना तुम मेरे साथ रोज? मैं सोया रहता हूँ और तुम मेरा हक मुझसे छीन लेती हो। आपका हक? शोभा ने कहा। तो आलोक उसके हाथ से सिंदूर को डिब्बी लेते हुए बोला, ये हक तुम्हें सिंदूर लगाने हक सिर्फ मुझे है। बोल। उसने चुटकी में सिंदूर लेकर उसकी मांग भर दी।
और शोभा के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने आलोक को गले लगाकर कहा, अपने तो मुझे डेरा ही दिया था। मैं सोची ना जाने मैंने क्या कर दिया जो आपने मुझे सिंदूर लगाने से रोक रहे हो। तुम्हें सिंदूर लगाने से कौन मना कर सकता है? इस सिंदूर पर सिर्फ तुम्हारा ही हक है शोभा। आलोक ने भी उसे लगे लगाकर कहा, आप मुझे ऐसे ही प्यार करते रहेंगे ना आलोक? मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ना? आलोक ने कहा, कभी नहीं, और ये प्यार यूं ही जिंदगी भर बना रहेगा। आलोक ने उसके माथे को चूम लिया। उन पलों को याद कर आलोक की आंखें नम हो गई। उसने अपनी आंखें खोली और अपने आंसुओं को पोंछकर आसमान को और देखते हुए बोला, मेरा प्यार आज भी ऐसा ही है शोभा, बस हालातों ने हमें दूर कर दिया। वरना ये 20 साल मैंने तुमसे दूर रहकर कैसे जिंदगी जी है सिर्फ मैं ही जानता हूँ। जीते जी मर रहा हूँ शोभा मैं। कुछ देर बाद उसका प्लेन मुंबई लैंड हो गया और वह शेरगिल मेंशन के लिए निकल पड़ा। दूसरी ओर शेरगिल मेंशन में पूजा की सारी तैयारी हो गई थी। पंडित जी भी आ गए थे और घर को सबने मिलकर फूलों से सजा दिया था। तभी पंडित जी ने कहा, शोभा बेटा ऋषभ और उनकी पत्नी को बुलाओ, पूजा का समय निकाला जा रहा है। जी पंडित जी, शोभा ने पंडित जी से कहा और रोहित से बोली, रोहित जा अपने भाई को बुला ला, मैं अनोखी को ले आती हूँ। इतना बोल वह अपने कमरे की ओर चली गई। शोभा जब कमरे में आई तो उसने देखा अनोखी उसके लाए पीले रंग के राजस्थानी लहंगे को पहले खड़ी थी। उसने घूंघट ले रखा था जैसा ऋषभ ने उससे कहा था और अपने वो हाथों में शोभा के दिए हुए कंगन पहनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे वो हो नहीं रही थी। वो कंगन्स को से बंद होता था, जो एक हाथ से अनोखी के लिए कर पाना मुश्किल था। शोभा ने उसे वह पहनाते हुए बोली, जानती हो अनोखी, ये कंगन मुझे मेरी सास ने दिया था, ऋषभ की दादी जी ने। उनकी इच्छा थी कि वो ऋषभ की पत्नी के आने के बाद उसे वो कंगन देंगी, लेकिन उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भी तो है नहीं, इसलिए उनकी इच्छा को मैंने पूरा किया और आशा करती हूँ तुम इस कंगन को संभाल कर रखोगी ना? शोभा ने पूछा तो अनोखी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। शोभा ने अपने आंख से काजल निकालकर अनोखी के कान के पीछे लगाते हुए बोली, मुझे पता तो नहीं कि तुम कैसी दिख रही हो, लेकिन इतना जरूर पता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। इसलिए अभी से काला टीका लगा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे को देखने के बाद सबकी नजर तुम्हें लग जाएगी। फिर वो अनोखी को लेकर बाहर आई। अनोखी शोभा के साथ धीरे धीरे चल रही थी। तभी उसका पैर लहंगे में अटक गया और वो आगे की ओर गिरने को हुई, लेकिन तभी दो मजबूत हाथों में उसे अपनी बाहों में थाम लिया। अनोखी में चेहरा उठाकर देखा तो सामने ऋषभ खड़ा था। उसने भी आज पीले रंग का कुर्ता पहन रखा था, जिसकी बाजू कोहनी तक मुड़ी हुई थी और ऊपर के दो बटन खुले थे, जिस वजह से उसकी चेस्ट दिखाई दे रही थी। बालों को उसने बखूबी सेट किया हुआ था और अपनी हल्की दाढ़ी को उसने ट्रिम कर लिया था। वो इस इंडियन रूप में भी बहुत हैंडसम एंड हॉट नजर आ रहा था। एक पल के लिए अनोखी की नजर उस पर टिक सी गई। ऋषभ ने अनोखी को सीधे खड़ा किया और थोड़ी तेज आवाज में बोला, इतना भारी लहंगा पहनने की क्या जरूरत है? जब चलने में दिक्कत आती है तो। हालांकि ऋषभ ने ये परवाह में कहा था,
लेकिन उसके कहने का लहजा कुछ ऐसा था जिससे अनोखी को लगा कि वो उसके लंगड़े होने का और सही से ना चल पाने का मजाक उड़ा रहा है। और ऐसा ही वहां बैठे हर किसी को लगा, सिवाय शोभा और विक्रम के। उन दोनों ने अफसोस नजरों से एक दूसरे को देखा और विक्रम ने अपने मन में कहा, ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता। इसे तो लव लेटर भी देना होगा तो हाथ में नहीं देगा, बल्कि पत्थर में लपेटकर सामने वाले के सर पर मार कर देगा, ताकि उसका सर ही फूट जाए और इसका लव लेटर उसे जिंदगी भर याद रहे। कमबख्त कहीं का। परवाह रहा है या मजाक उड़ा रहा है उसे खुद भी नहीं पता चलता, तो इसकी बीवी को क्या खाक पता चलेगा। दूसरी ओर अनोखी ऋषभ के डांट सुन चुपचाप धीरे धीरे चलने लगी। वह दोनों जब पूजा होने की जगह पर आए तो देखा सामने दादी जी की एक बड़ी सी तस्वीर थी, जिस पर हार लगा था और उन्हीं के सामने पूजा की सारी तैयारी थी। फोटो के सामने एक और पंडित जी बैठे थे और उनके दाएं ओर दो लकड़ी के छोटे छोटे स्टूल रखे थे जिन पर ऋषभ और अनोखी को बैठना था। पंडित जी ने उन्हें बैठने का इशारा किया तो ऋषभ और अनोखी दोनों जाकर बैठ गए। तभी दो ब्लैक कार आकर मेंशन के सामने रुकी। एक में से 3 बॉडीगार्ड निकले और दूसरे में से आलोक बाहर आया। उसने वाइट रंग का कोट पहना था। वह पॉकेट में हाथ डाले मेंशन के अंदर दाखिल हुआ। उसे देख सब अपनी जगह पर खड़े हो गए, सिवाय ऋषभ और अनोखी के। आलोक अंकल आ गए। अचानक से शिवाय के मुंह से निकल गया। आलोक का नाम से अनोखी ने पलटकर उन्हें देखा। आलोक को देख उसकी आंखों में चमक आ गई और वह उठने वाली थी, लेकिन ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ा और सख्त लहजे में बोला, चुपचाप बैठी रहो, समझी। उसके कहने पर अनोखी चुपचाप बैठ गई। आलोक ने भी ओकर पहले ऋषिधर जी के पैर छुए और फिर सबके साथ बैठ गया। फिर पंडित जी ने पूजा शुरू की। सबका ध्यान पूजा पर था, लेकिन आलोक का ध्यान सिर्फ शोभा पर। शोभा ने आज सफेद रंग की साड़ी पहनी थी जिनमें पीले रंग के धागे से कढ़ाई की गई थी। हमेशा की तरह उसने कोई मेकअप नहीं किया था, बस हल्की सी लाइट पिंक रंग की लिपस्टिक लगाई थी। माथे पर लाल रंग की बिंदी, आंखों में काजल, बालों को जुड़ा बनाकर उसमें गजरा लगाया था और हाथों में पीले रंग की चूड़ी। आलोक बस एक टक उसे ही देख रहा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि सुरेखा की भी नजर उस पर थी। उसने अपने बगल में बैठे अजय को कोहनी से मारा और उसे आलोक की ओर देखने का इशारा किया। अजय ने भी देखा कि आलोक किस तरह से शोभा को देख रहा है। सुरेखा ने फुसफुसाते हुए अजय से कहा, मुझे जेठ जी का आज तक समझ नहीं आया। मुझे आज भी उनकी आंखों में दीदी के लिए प्यार दिखता है। फिर अगर प्यार है तो धोखा क्यों दिया? पता नहीं सुरेखा, जो हुआ था वो सही था या जो सामने देख रहा हूं वो सही है? मैं कुछ नहीं जानता, अजय ने कहा और चुप हो गया। शोभा हाथ जोड़ पंडित जी की बातें सुन रही थी और दादी जी की तस्वीर को देख रही थी, लेकिन उसे पता था कि आलोक की नजरें उसी पर ही है, इसलिए आलोक की नजरों को भांपकर उसकी उंगलियां हल्की हल्की कांप रही थी। जब आलोक ने उसकी कांपती उंगलियों को देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया और अपने मन में बोला, तुम आज भी मेरी नजरों को बिना देखे भाप जाती हो शोभा, तो एक बार अपनी नजरें उठाकर देख लो मुझे, प्लीज।
आलोक के इतना कहते ही शोभा की नजरें मुड़कर आलोक की नजरों से जा मिली और दोनों एक दूसरे को देखने लगे। पंडित जी ने कहा, पूजा की विधि संपन्न हुई। ऋषभ बेटा, अब आप अनोखी का घूंघट उठाकर उसकी मुंह दिखाई कर सकते हैं और अपनी दादी जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। ऋषभ ने उनकी बात सुनी और अनोखी की ओर मुड़ गया। वहीं अनोखी ने कसकर अपने लहंगे को पकड़ लिया। उसे वह पल याद आने लगा जब ऋषभ ने पिछली रात उसका घूंघट उठाया था और उसके बाद उसके साथ वो हरकत की थी जिस वजह से उसके हाथों में पसीने आने लगे और उसके शरीर में गूज़बम्प्स सा आने लगे। ऋषभ ने एक नज़र मुड़कर अपने दादाजी और शोभा को देखा तो शोभा ने आंखों से उसे अनोखी का घूंघट उठाने के लिए इशारा किया तो ऋषभ ने अनोखी के घूंघट को पकड़ लिया। तभी विक्रम एक्साइट होते हुए बोला, चलो चलो सब लोग अपना अपना फोन निकाल लो, आज ये घूंघट हटने वाला है। इस लम्हे को सब अपने अपने मोबाइल में कैप्चर कर लो, दोबारा नहीं आने वाला ये लम्हा। बीबी मेरी है और चेहरा देखने के लिए मरा ये जा रहा है। मैंने भी खामखा इस रस्म को करने के लिए हाँ कर दिया। ये तो घूंघट में ही अच्छी थी, अब सब इसका चेहरा देख लेंगे। ऋषभ ने चिढ़ते हुए अपने मन में कहा। उसकी शक्ल इस वक्त ऐसी थी जैसे उसका ये रस्म करने का बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए सबको लगा कि ऋषभ बेमन से अनोखी का घूंघट उठा रहा है। आलोक बड़े गौर से ऋषभ के चेहरे को देख रहा था। वो हर एक पल में ऋषभ के चेहरे के बदलते भाव को नोटिस कर रहा था। ऋषभ ने धीरे से अनोखी का घूंघट उठाया और अनोखी को देख वही जाम सा गया। पिछली रात उसने अनोखी की सादगी देखी थी, लेकिन आज अनोखी उसके सामने पूरे साज श्रृंगार के साथ नई नवेली दुल्हन की तरह बैठी थी। अनोखी ने अपने काले घने बालों का चोटी बनाया था जिसमें उसने मोगरे का गजरा लगाया था। सर पर उसने राजस्थानी मांग टीका पहना था जिसमें से उसकी मांग में सजा सुर्ख नाल सिंदूर नजर आ रहा था। माथे पर उसने गुलाबी रंग की बिंदी लगाई थी। उसके हल्के हरे रंग की आंखें काजल से सनी थी, जिस वजह से उसकी आंखें कुछ ऐसे चमक रही थी जैसे घने जंगल में जुगनू चमकते हैं। नाक में उसने बड़ी सी नथ पहनी थी जो उसके होठों तक आ रही थी, जो पिंक रंग की लिपस्टिक से और भी खूबसूरत दिख रहे थे। उसके गाल भी इस वक्त गुलाबी हो रखे थे। अब उसने मेकअप किया था या शर्म की नाली उसके गालों पर आई थी यह तो अनोखी ही जानती थी। गले में उसने बड़ा सा रानी हार पहना था, हाथों में लाल रंग का चूड़ा, कमर में कमरबंद और पैरों में बड़ी बड़ी पाजेब और इन सब में सबसे खूबसूरत थी उसकी मासूमियत जो किसी का भी दिल मोह लेती और बिल्कुल हुआ भी यही। वहां बैठा हर एक शख्स एक टक अनोखी के चेहरे को देख रहा था। ऋषभ की नजरें उसके चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही और अचानक से उसका दिल तेज रफ्तार के साथ धड़क रहा था, जिसकी गूंज खुद उसके कानों तक भी पहुंच रही थी। एक पल के लिए ऋषभ का मन किया कि वो अनोखी का चेहरा पर फिर से घूंघट डाले और अनोखी को सबसे छुपा कर कहीं ले जाए ताकि उसकी खूबसूरती को उसके अलावा और ना देख पाए। वहीं अनोखी कभी ऋषभ को देखती तो कभी घर के सभी लोगों को जो घूर घूर कर उसे देख रहे थे। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आलोक जो बड़े गौर से ऋषभ के चेहरे के हर एक भाव को नोटिस कर रहा था, जब उसने
अनोखी को देखने पर उसकी आंखों की में आए बदलाव को महसूस किया तो उसके होठों पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने मन में कहा, चलो, जो मैं चाहता था कम से कम वो थोड़ा तो हुआ। अब शायद मैं इन सबको बता सकता हूँ कि मैंने अनोखी की शादी ऋषभ से करवाई क्यों थी। तभी वहां की शांति को तोड़ते हुए विक्रम ने हैरानी से कहा, क्या ये सच में लड़की है? उसकी आवाज सुन सबका ध्यान टूटा और उसका सवाल सुन सब अजीब नजरों से उसे घूरने लगे। विक्रम ने एक नजर सबको देखा और अपनी बात समझाते हुए बोला, नहीं, मेरा मतलब है कि क्या ये इंसान है? क्योंकि मुझे तो ये हेवन की कोई इंजन लग रही है। वो अपनी जगह से उठा और अनोखी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपने हाथ जोड़कर बोला, अगर तुम हेवन से आई कोई एंजल हो तो मेरी एक विश पूरी कर दो। मुझे भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी एक एंजल से मिला दो, या फिर हेवन के गॉड को बोल दो कि पृथ्वी में एंजल का स्टॉक खत्म हो गया है, क्योंकि इस एंजल को तो इस बीस्ट ने ले लिया। कहते हुए उसने एक बार अनोखी ओर इशारा किया और बिष्ट बोलते वक्त ऋषभ की ओर। ऋषभ उसे खा जाने वाली नजर से घूरने लगा, लेकिन विक्रम उसकी नजरों को इग्नोर करते हुए आगे बोला, तो तुम अपने गॉड से कहना कि दूसरी एंजेल भेज दो। तुम्हारी जितनी क्यूट नहीं होगी तो भी मैं काम चला लूंगा। विक्रम के ऐसे अचानक अपने पास आकर बैठने से अनोखी घबरा गई और उसने ऋषभ की आस्तीन पकड़ ली और जब उसने विक्रम की बातें सुनी तो वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गई। उसने धीरे से कहा, मैं अनोखी हूँ, मैं एंजेल नहीं हूँ। अनोखी ने जब अपनी स्वीट सी वॉइस में विक्रम से कहा तो विक्रम मुस्कुरा दिया और उसकी बलाई लेते हुए बोला, हाय मेरी लिटिल एंजल, आज से तुम मेरी लिटिल एंजल हो। मैं तुम्हें लिटिल एंजल ही बुलाऊंगा। और हम भी। पीछे से हार्दिक, शिविका, शिवाय और शनाया ने भी एक साथ कहा। फिर विक्रम ने अपनी जेब से एक नोटों की गाड़ी निकली और अनोखी के ऊपर घुमाते हुए एक नौकर को देकर बोला, ये लो, मेरी तरफ से पार्टी करना, मेरी लिटिल एंजल का चेहरा देखने की खुशी में। घर के सभी लोग मुस्कुराते हुए विक्रम की नौटंकी देख रहे थे। तभी पंडित जी ने उसके ड्रामे को खत्म करते हुए कहा, यजमान, अगर आपका खुशी मनाना हो गया तो आप अपने स्थान पर जाइए, पूजा की आखिरी तिथि अभी बाकी है। जी जी पंडित जी, आप कंटिन्यू करें। कहते हुए विक्रम उठा और अपनी जगह पर वापस बैठ गया। तभी पंडित जी ने जल से भरा एक कलश उठाया और अनोख को देते हुए बोले, इसे लेकर आप पूरे घर की एक परिक्रमा करके आई, लेकिन ध्यान रहे जल कलश से बाहर ना गिरने पाए। अनोखी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया और कलश को लेकर उठ गई। पंडित जी ने ऋषभ से भी कहा, आप भी जाइए, तो ऋषभ भी अपनी जगह से उठ गया। अनोखी ने कलश को अच्छे से अपने हाथ में पकड़ा और अपना एक कदम आगे बढ़ाया, पर पहला कदम रखते ही वो लड़खड़ा गई, जिससे कलश हिलने लगा, लेकिन उसमें से पानी बाहर गिरता उससे पहले ही ऋषभ ने अपने दोनों हाथों से अनोखी के दोनों हाथ थाम लिया। ये देखा सबने एक राहत की सांस ली, लेकिन अनोखी की काजल से भरी आंखें नम हो गई। उसने अपने पैरों को देखा और नम आंखों से पंडित जी को देखते हुए बोली, पंडित जी, अगर मैं यह कलश लेकर चलूंगी तो जल कलश से बाहर जरूर गिरेगा। क्या मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता? उसकी मीठी सी स्वीट आवाज
इस वक्त एकदम मुरझा गई थी। उसे अपने हालातों पर बुरा लग रहा था कि वो चाह कर भी सीधा नहीं चल पाएगी और सीधा ना चलने पर कलश से पानी गिर ही जाएगा। पंडित जी उससे कुछ कहते उससे पहले ऋषभ ने रिया को आवाज देकर अपने पास बुलाया। अनोखी ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ ने अनोखी के हाथ से कलश लिया और रिया को दे दिया। ये देख अनोखी ने अपना सर नीचे कर लिया। उसे लगा कि ऋषभ ने यह रस्म रिया से करवाएगा, इसलिए वो चुपचाप पीछे हटने लगी। लेकिन अगले ही पल ऋषभ ने अनोखी को अपनी बाहों में उठा लिया। ये देख सबके होश उड़ गए। अनोखी भी हैरान नजर से ऋषभ को देखने लगी। लेकिन ऋषभ सबकी नजरों को इग्नोर करते हुए रिया से बोला, कलश इसे दे। तो रिया ने जल्दी से कलश अनोखी ओर बढ़ा दिया। लेकिन अनोखी अभी भी बस हैरानी से ऋषभ को ही देख रही थी। उसने रिया की ओर ध्यान ही नहीं दिया। ऋषभ ने कहा, जल्दी से कलश पकड़ो, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है बेस्ट करने के लिए। उसकी कठोर आवाज से अनोखी अपने सेंस में वापस आई और रिया के हाथ से कलश ले लिया और उसे कसकर थाम लिया। फिर ऋषभ अनोखी को अपनी बाहों में लिए वहां से चला गया। ऋषभ अनोखी को अपनी बाहों में लिए पूरी मेंशन की परिक्रमा कर रहा था। वो लगभग 30 मिनट से चल रहा था और इस पूरे वक्त अनोखी चुपचाप उसकी बाहों में एक टक ऋषभ के चेहरे को देख रही थी, जिसके माथे पर एक शिकन तक नहीं आई। ये देख अनोखी ने अपने मन में कहा, ये कब से मुझे बाहों में उठा कर चल रहे हैं, क्या ये थक नहीं गए? वहीं ऋषभ अपने मन में कह रहा था, इसे मैंने बाहों में उठाया है, लेकिन ऐसा लग रहा है मैंने किसी शरीर को नहीं, किसी रुई की बोरी को उठाया है। इसका वजन ही नहीं है, बिल्कुल भी कुछ खाती नहीं है क्या ये? और दोनों अपनी अपनी सोच में इतने गुम थे कि दोनों को पता ही नहीं चला कि उनके पीछे पूरी मंडली अपने हाथों में मोबाइल लिए किसी प्रोफेशनल कैमरामैन की तरह उन दोनों को शूट कर रहे थे। वो सारे धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन शनाया के पैरों में पहनी हिल से बार बार टक टक की आवाज आ रही थी। तो हार्दिक ने शनाया से कहा, ओह शनाया मैडम, अपनी ये टक टक की आवाज बंद करो, नहीं तो वो सुन लेगा, ना तो देखने मिलेगा, ना रिकॉर्ड करने। ये कोई रिमोट कंट्रोल वाली हिल्स थोड़ी है जो बटन बंद करते ही उसकी आवाज भी बंद हो जाएगी। अब चलूंगी तो आवाज तो आएगी ना। शनाया ने मुंह बनाते हुए कहा। तो विक्रम बोला, एक काम करो, तुम यहीं रुक जाओ, वरना तुम्हारे चक्कर में हम सब भी पकड़े जाएंगे। पर शनाया मना करते हुए बोली, नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी, मुझे भी यह सीन देखना है। प्रवीण संभाल इसे और रोक के रखना, जाने मत देना, और हम लोग के पीछे तो बिल्कुल भी आने मत देना। हार्दिक ने प्रवीण से कहा और अपनी बात खत्म कर उसे देख हल्के से अपनी एक आंख दबा ली। तो प्रवीण हल्का सा मुस्कुरा दिया और शनाया का हाथ पकड़ उसे वहीं रोक लिया। बाकी सब ऋषभ और अनोखी के पीछे चले गए। जब वो लोग उनसे थोड़े दूर चले गए, तब शनाया ने चिढ़ते हुए कहा, क्या है? बाकी सब ऋषभ और अनोखी के पीछे चले गए। जब वो लोग उनसे थोड़े दूर चले गए, तब शनाया ने चिढ़ते हुए कहा, क्या है, क्यों रोका? मैं अच्छा खासा ऋषभ और अनोखी को देख रही थी ना। कितना प्यारा सीन चल रहा था दोनों का। प्यार सीन क्यों, रोमांटिक सीन देख लेते हैं ना, वो भी अपना। कहते हुए प्रवीण में
खींचकर उसे कमरे में ले गया और उसे दीवार से सटा दिया। शनाया कुछ कहती उससे पहले ही प्रवीण ने अपने होंठ उसके होंठ पर रख उसकी आवाज को उसके अंदर ही दबा दिया। कुछ देर बाद ऋषभ अनोखी को लिए वापस पूजा वाली जगह पर आया और उसकी मंडली पहले ही वहां पर अपनी अपनी जगह पर बैठ चुकी थी। लेकिन प्रवीण और शनाया अब तक नहीं आए थे। विक्रम में हार्दिक से फुसफुसाते हुए पूछा, अबे ये प्रवीण और शनाया कहाँ रह गए? हार्दिक शरारत से मुस्कुराते हुए बोला, कहाँ होंगे, दोनों मियाँ बीवी किसी चबूतरे पर गुटर गू कर रहे होंगे, और क्या? हार्दिक ने कहा तो विक्रम भी हंस दिया। ऋषभ अनोखी को लिए पंडित जी के पास आया। पंडित जी ने अनोखी के हाथ से कलश लिया और वापस पूजा वाले स्थान पर रख दिया। फिर ऋषभ ने अनोखी को धीरे से नीचे उतारा। पंडित जी ने कहा, अब आप दोनों सब बड़ों का आशीर्वाद ले लो। ऋषभ और अनोखी ने सबसे पहले दादी जी की फोटो को छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर वह दादाजी के पास आए और उनके पैर छुआ। दादाजी ने दोनों के सर पर हाथ रख अपना आशीर्वाद दिया। फिर दादाजी अनोखी से बोले, बेटा तुम्हें पता है आज ऋषभ की दादी का जन्मदिन है? तो अनोखी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया तो दादाजी आगे बोले, वह हमेशा चाहती थी कि हम सब उसे किसी अच्छे दिन याद करें, इसलिए हम उसकी बरसी नहीं मानते, हमेशा उसके जन्मदिन पर पूजा करते हैं। कहते हुए दादाजी की आंखें भर आई और वह दादी जी की तस्वीर को एक टक देखने लगे। तभी अनोखी ने दादाजी का हाथ पकड़कर कहा, तो आप रो क्यों रहे हो? दादी जी देख रही है आपको, उन्हें आप रोते हुए अच्छे नहीं लगोगे। अनोखी ने कहा तो दादाजी अपने आंसू पोंछ मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने एक नौकर का इशारा किया और वह नौकर एक ज्वेलरी बॉक्स दादा जी के हाथ में थाम कर चला गया। दादाजी वो बॉक्स को अनोखी को देते हुए बोले, यह तुम्हारी मुंह दिखाई का तोहफा है अनोखी। अनोखी ने पहले उस बॉक्स को देखा, फिर दादाजी और फिर शोभा को देखने लगी, तो शोभा ने हल्के से अपना सर हिला दिया तो अनोखी ने दादाजी के हाथ से वो बॉक्स ले लिया। फिर ऋषभ और अनोखी ने शोभा के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लिया। शोभा अनोखी के गाल पर हाथ रख कर बोली, अच्छा हुआ था जो मैंने तुम्हें पहले ही काला टिका लगा दिया था, वरना आज इस प्यारे के चेहरे को सबकी नजर लग जाती। कहते हुए शोभा ने अनोखी के माथे को चूम लिया। फिर ऋषभ और अनोखी ने सुरेखा और अजय का आशीर्वाद लिया। सुरेखा अनोखी की चिन्ह को पकड़ उसका चेहरा थोड़ा ऊपर कर शोभा से बोली, हीरे की कसम दीदी, इसकी खूबसूरती तो खरे हीरे को भी मात दे दे। सुरेखा ने कहा तो अनोखी के गाल शर्म से और गुलाबी हो गए। ऋषभ जो तिरछी नजरों से अनोखी को देख रहा था, उसके गुलाबी गालों को देख उसने अपनी नजरें फेर ली। अब बस आलोक ही रह गया था जिसका आशीर्वाद ऋषभ और अनोखी में नहीं लिया था। अनोखी आलोक को और जाने लगी तो ऋषभ ने उसका हाथ पकड़ उसे वहीं रोक दिया और गुस्से से घूर कर उसे देखने लगा, जिससे अनोखी डर कर गई। आलोक ऋषभ की हरकत पर मुस्कुरा दिया और वह खुद उन दोनों के पास आ गया। आलोक जब उन दोनों के पास आया तो अनोखी ने जल्दी से अपना हाथ ऋषभ के हाथ से छुड़ाया और आलोक के पैरों को छू लिया। यह देख ऋषभ के हाथों की गुस्से से मुट्ठियां बन गई। आलोक ने मुस्कुराते हुए अनोखी के सर पर हाथ रख उसे आशीर्वाद दिया। आलोक ने अनोखी से कहा, अनोखी मुझे तुमसे बात करनी है।
अकेले में। वो कहीं नहीं जाएगी आपके साथ। आपको जो भी बात करनी है यही मेरे सामने करो। ऋषभ ने तुरंत अनोखी का हाथ पकड़ उसे अपने पीछे करते हुए बोला। ऋषभ ने गुस्से में इस वक्त अनोखी का हाथ इतनी तेज पड़ा था कि अनोखी को अपने हाथ में दर्द होने लगा था। अनोखी उसके हाथ को हटाते हुए बोली, पर मुझे भी आलोक अंकल से बात करनी है, मुझे जाने दो। मैंने कहा ना, कहीं नहीं जाओगी तुम तो चुपचाप यही खड़ी रहो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऋषभ ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। तभी बाहर एक जोरदार धमाके की आवाज आई। आवाज इतनी जोरदार थी कि सब एक पल के लिए कांप गए। अनोखी ने तो डर से ऋषभ को कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा ऋषभ के सीने में छुपा लिया। ऋषभ की भी पकड़ अनोखी पर मजबूत हो गई। तभी वहां पर ऋषभ के बॉडीगार्ड्स और आलोक के साथ आए उसके 3 बॉडीगार्ड भी आ गए और साथ प्रवीण और शनाया भी। ऋषभ ने प्रवीण को देखकर कहा, पता करो यह क्या था। यस सर, प्रवीण ने कहा और अपने साथ कुछ बॉडीगार्ड्स को लेकर बाहर की ओर गया। आलोक ने भी अपने गार्ड से कहा उनके पीछे जाने के लिए, तो वह तीनों भी चले गए। मॉम आप सब अंदर जाओ, ऋषभ ने शोभा से कहा। फिर उसकी नजर अपनी बाहों में छुपी अनोखी पर गई जो डर से बुरी तरह कांप रही थी। उसने उसे खुद से दूर किया और अनोखी का चेहरा उठाकर देखा। अनोखी का चेहरा पूरा लाल हो गया था और उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। अनजाने में ही ऋषभ ने उसके आंसू पीछे और नरम लहजे में बोला, मॉम के साथ जाओ। लेकिन अनोखी ने कसकर उसके बाजू को पकड़ लिया और ना में अपना सर हिलाने लगी। तो इस बार ऋषभ ने सख्त होकर कहा, मैंने कहा ना जाओ। इतना बोल उसने जबरदस्ती उसका हाथ अपने हाथ से छुड़ाया और रिया को इशारा किया। तो रिया और शनाया दोनों ने अनोखी को पकड़ लिया और वहां से ले जाने लगी। ऋषभ, आलोक, अजय, विक्रम, हार्दिक, शिवाय और रोहित जब बाहर आए तो देखा मेंशन के आसपास बहुत सारे काले रंग के कपड़े पहने लोग थे, जिन्होंने अपने चेहरे को कवर कर रखा था। उनके हाथों में हथियार था और प्रवीण और ऋषभ के बॉडीगार्ड उनसे लड़ रहे थे। आलोक के गार्ड भी उनसे लड़ाई कर रहे थे। तभी कहीं से हवा में खंजर उनके पास आया। ये देख ऋषभ ने अपने बगल में खड़े आलोक को थका दिया और उस खंजर को अपने हाथों में पकड़ लिया। अगर ऋषभ ने वक्त रहते आलोक को धक्का नहीं दिया होता ना, तो वो खंजर सीधे आलोक के सीने पर लगता। ऋषभ ने उस खंजर को कसकर पकड़ा और अपनी गुस्से से लाल आंखों से उस ओर देखने लगा जहां से वो आया था। उसने खंजर को घुमाया और वापस उस आदम की ओर फेंक दिया जिसने वो खंजर फेंका था, और वो खंजर सीधे उस आदमी के गले पर जा लगा, जिससे उसकी वहीं मौत हो गई। उन सब में भी अपने अपने गन निकाले और उन आदमियों के साथ लड़ने लगे। विक्रम ने एक आदमी के गले को मोड़ते हुए कहा, यार ये लोग कहाँ से आ गए, वो भी मेंशन के अंदर। ऋषभ, लगता है बीवी आने के बाद तू ढीला पड़ गया थोड़ा, तभी काम में तेरा ध्यान नहीं है। अपनी बकवास बंद कर वरना तेरी सांसें ढीली कर दूंगा, समझा। ऋषभ ने उसे गुस्से से देख कहा और एक जोरदार लात अपने सामने खड़े आदमी के सीने पर मारी, जिससे उसके अंदर कुछ टूटने की आवाज आई और वह वहीं बेसुध होकर गिर गया। आलोक भी उन आदमियों से लड़ रहा था
लेकिन उसके चेहरे पर कुछ परेशानी नजर आ रही थी। उसने एक आदमी के सीने पर गोली मारी और जब वह जमीन पर गिर गया तो उसने उस आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाया। उसे आदमी के चेहरे को देख आलोक की आंखें बड़ी हो गई। शायद वो उसे जानता था और पहचानता भी था। आलोक ने जल्दी जल्दी अपने नजरें आसपास घुमाई तो उसे अपने वो 3 गार्ड कहीं नजर नहीं आए। ये देख उसने जोर से चिल्लाया, ओ शीट! वो जल्दी से मेंशन के अंदर की ओर भागा। उसकी आवाज ऋषभ ने भी सुन ली थी और वो भी उसके पीछे पीछे भागा। मेंशन के अंदर शोभा कमरे के बाहर वो तीनों गार्ड खड़े थे। उन्होंने दरवाजे की लॉक पर फायर किया, जिससे दरवाजे का लॉक टूट गया। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर चले गए और उनमें से तीसरा आदमी दूसरे कमरे की ओर चला गया। वो दोनों बॉडीगार्ड जब कमरे के अंदर आए तो देखा कमरा पूरा खाली था। कमरे में कोई नहीं था। लेकिन तभी पीछे से ऋषभ के 2 बॉडीगार्ड आए और उन पर वार कर दिया और उन दोनों के साथ ने लड़ने लगे। कमरे में खड़े ऋषिधर जी, शोभा, सुरेखा, रिया, शनाया और अनोखी उन्हें देख रहे थे। उन्हें लड़ता देख तो अनोखी बुरी तरह डर से कांप रही थी और बेड के सिरहाने को कस कर पकड़ लिया। जब ऋषभ के बॉडीगार्ड ने उन दोनों को बेसुध कर जमीन पर गिरा दिया तो ऋषिधर जी ने सबसे कहा, यहां से चलो। उनके कहने पर सुरेखा, रिया, शनाया, शोभा सब कमरे से निकल गए और बॉडीगार्ड ने कमरे को बाहर से बंद कर दिया और उन 5 को प्रोटेक्ट करने लगे। सभी नीचे हॉल की ओर जाने लगे। तभी शोभा को कुछ याद आया और उसने घबराकर चिल्लाते हुए कहा, अनोखी कहाँ है? अनोखी का नाम सुन सब आसपास देखने लगे। उनके साथ अनोखी नहीं थी। छोटी सी भाभी कहीं कमरे के अंदर ही तो नहीं रह गई? रिया ने भी घबराते हुए कहा। कमरे के अंदर दोनों बॉडीगार्ड्स ने खुद को संभाला और अपनी गन वापस उठा ली। वो दोनों दरवाजा खोलने लगे तो दरवाजा बंद था, जिसे देख उन्होंने गुस्से से दरवाजे पर जोर से लात मारी। तभी उन्हें कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। उन दोनों ने एक दूसरे को देख चुप रहने का इशारा किया और आसपास कमरे में देखने लगे। तभी उन्हें बेड के पीछे से पीले रंग का कपड़ा नजर आया। ये देख वो उस ओर चले गए। उन्होंने झांक कर देखा तो बेड के पीछे छुपी अनोखी अपने मुंह पर हाथ रख धीरे धीरे से सिसकी ले रही थी और डर की वजह से कांप रही थी। अनोखी को देख उन दोनों के होठों पर एक खतरनाक मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अनोखी को पकड़ा और वहां से बाहर निकाला। हॉल में शोभा वापस अपने कमरे की ओर जाने लगी तो सुरेखा उसे रोकते हुए बोली, दीदी, कहाँ जा रही हो आप? अभी मत जाओ। हम ऋषभ से कहते हैं, वो उसे ले आएगा। सुरेखा, वो मार देंगे अनोखी को, शोभा ने रोते हुए कहा। तब तक हम आलोक और ऋषभ भी अंदर आ गए थे। शोभा, तुम ठीक तो हो ना? मोम, आप ठीक तो हो ना? आलोक और ऋषभ दोनों ने एक साथ पूछा। शोभा ऋषभ का हाथ पकड़कर बोली, ऋषभ, अनोखी कमरे में ही रह गई, उसे बचा ले। शोभा की बात सुन ऋषभ की आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से कमरे की ओर भागा। उसने जैसे ही दरवाजा खोला सामने दोनों गार्ड अनोखी को पकड़े उस पर गन थाने खड़े थे और एक ने अनोखी के बालों को भी कसकर पकड़ रखा था। अनोखी को इस हालत में देख ऋषभ की आंखों में खून उतर आया।
उसने गरजते हुए उन दोनों से कहा, उस पर से अपना हाथ हटा, लेकिन उन दोनों गार्ड ने अनोखी को नहीं छोड़ा, बल्कि जिसने अनोखी के बालों को पकड़ रखा था वो अपनी पकड़ और कसते हुए ऋषभ से बोला, पीछे हट, नहीं तो ये यहीं मर जाएगी। उसकी पकड़ मजबूत करते ही अनोखी चिल्ला पड़ी, ऋषभ पीछे आओ, दादाजी ने कहा। तभी आलोक उन दोनों गार्ड के सामने आकर गुस्से से बोला, क्यों कर रहे हो तुम दोनों? छोड़ो उसे अभी। सॉरी, ये तो हम नहीं कर सकते हैं, हमें ऑर्डर मिला है, उन दोनों ने कहा। ऋषभ वापस गुस्से से बोला, किसने तुम्हें मेरी बीवी को मारने के लिए कहा है? तुम्हारी बीवी को नहीं, उसे मारने कहा है, कहते हुए एक ने शोभा की ओर इशारा किया। ये देख सब चौंक गए। शोभा ने कहा, तुम मेरे लिए आए हो ना, तो छोड़ो उसे। कहते हुए शोभा आगे आने लगी। तभी रिया ने उसे पकड़कर कहा, नहीं मॉम रुकिए। उन दोनों का ध्यान शोभा पर देख अनोखी ने अपने हाथ में छुपाए पेन को उस गार्ड की जांघ पर मारा जिसने उसके बालों को पकड़ रखा था। दर्द की वजह से वो गार्ड चिल्लाया और उसने अनोखी को दूर धकेल दिया। यह देख ऋषभ ने जल्दी से अनोखी को पकड़ा और घूमकर उस दूसरे गार्ड को एक जोर की लात मारी, जिससे वो भी जमीन पर गिर गया। तुम ठीक तो हो ना कपकेक? ऋषभ ने अपने दोनों हथेलियों में अनोखी के चेहरे को थाम कर पूछा। तो अनोखी ने हाँ में अपना सर हिलाया और उससे चिपक गई। अनोखी को ठीक देख आलोक उन दोनों गार्ड के पास आया। उन दोनों ने भी अपने चेहरे को कवर कर रखा था, जिससे ऋषभ जान नहीं पाया कि ये दोनों वही है जो आलोक के साथ आए थे, लेकिन आलोक उन्हें देखते ही पहचान गया था। उसने एक का कॉलर पकड़ा और धीरे से पूछा, कालंदी ने तुम दोनों को मेरे साथ भेजा था ना शोभा को मारने? हाँ, उस गार्ड ने कहा। उसके हाँ कहते ही आलोक ने अपने कमर के पीछे से गन निकाली और उसके माथे के बीचों बीच चला दी। गन शूट की आवाज सुन अनोखी ने और भी कसकर ऋषभ को पकड़ लिया और ऋषभ धीरे धीरे उसके सर को सहलाने लगा। उसका एक हाथ अनोखी के बालों पर था और दूसरा अनोखी की पीठ पर। ऋषभ अनोखी को अपनी बाहों में लिए आंखें बंद किए खड़ा था। उसके चेहरे पर सुकून था, वरना अनोखी को गन पॉइंट पर देख वो भी एक पल के लिए डर गया था। उसे मारने के बाद आलोक दूसरे गार्ड के पास आया, जिसने अभी अभी अपने जांच से अनोखी की चुभाई पेन निकली थी। आलोक ने उसकी गर्दन पकड़ी और अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पूछा, वो तीसरा कहाँ है? वो दूसरे कमरे में बाकियों को ढूंढने गया था, उस गार्ड ने डरते हुए कहा। उसकी बात खत्म होते ही आलोक ने उसे भी मार दिया। आलोक उठा और मुड़ कर चारों ओर देखा। ऋषभ अनोखी को अपनी बाहों में छुपाए संभाल रहा था। हॉल में दादाजी, रिया, शनाया और सुरेखा खड़े थे और अब तक ऋषभ के बॉडीगार्ड और बाकी सब भी अंदर आ गए थे। सबको सही सलामत देख आलोक ने एक चैन की सांस ली। शोभा अनोखी की ओर जाने लगी। तभी आलोक की नजर पिलर के पीछे छुपे उस तीसरे गार्ड पर गई जिसने शोभा पर गन तान रखा था। ये देख आलोक जोर से चिल्लाया, शोभा, और उसकी ओर भागा, लेकिन तब तक उस गार्ड ने गोली चला दी। वो गोली शोभा की ओर ही आ रही थी, लेकिन आलोक ने वक्त रहते उसे खींचकर अपने पीछे कर लिया और वो गोली सीधे आलोक के कंधे पर जा लगी। आलोक को गोली लगते ही शोभा चिल्लाई, आलोक! शोभा के चिल्लाने और गोली
चलने की आवाज सुन सबने उस ओर देखा। आलोक को गोली लगा देख एक पल के लिए ऋषभ घबरा गया और अनोखी को वहीं छोड़ आलोक की ओर भागा। गोली लगते ही आलोक बेसुध सा हो गया और शोभा उसे लेकर गिरने लगी, पर ऋषभ ने आकर दोनों को थाम लिया। विक्रम और प्रवीण ने उस ओर देखा जहां से गोली चली थी। वहां पर उन्हें एक आदमी भागता हुआ नजर आया, तो वो तुरंत उसके पीछे भागे। हार्दिक और शनाया आलोक के पास आए। आलोक को ऋषभ ने अपने दोनों हाथों से संभाल रखा था। उसके शरीर से बहता खून देख ऋषभ के माथे पर बल पड़ गए। वहीं शोभा रोते हुए आलोक को बस देख रही थी।